गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इट्स ऑलरेडी 10:10। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट पाइवोट फंक्शन इज़, व्हाट पाइवोट टेबल फंक्शन इज़, और कहाँ पर और क्यों उसका यूज़ किया जाता है। जबकि मतलब कि क्या बोलते हैं कि रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं, जब डुप्लीकेट वैल्यूज़ आती हैं तो पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करते थे। आज हम एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स। Now, what is combining data frames? From the name itself, it is clear that what we are going to do, we are going to combine वेरियस डेटा फ्रेम्स, है ना। अलग अलग डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना होता है, तो हम कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स नाम का जो ये कंसेप्ट है इसको यूज कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। अब देखो, कंबाइन करना है मतलब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जैसा हमने MySQL पढ़ा था, सो देयर वन फंक्शन वाज देयर विच वाज नोन एज कॉनकैट। कॉनकैट इज शॉर्ट फॉर कॉन्केटिनेट, और कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जो जोड़ना। ठीक है, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। सिमिलरली ओवर हियर डेटा फ्रेम्स आर कंबाइंड यूजिंग दिस कॉनकैट फंक्शन। यहाँ पर भी ये कॉनकैट फंक्शन ही यूज होगा ज्वाइन करने के लिए। अब कॉनकैट फंक्शन यूज होगा ज्वाइन करने के लिए, तो कैसे कॉनकैट करेंगे तो ये हम देखते हैं। तो वो आप देख सकते हो इधर पर। आपको लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम का, आपको लिखना पड़ेगा पी डी डॉट कॉनकैट फंक्शन, और उसके अंदर डेटा फ्रेम के नाम। अब डेटा फ्रेम के नाम कैसे पास करना है, तो देखो पहले इसको कैसे लिखा है इन्होंने। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है पी डी, अरे यार सॉरी, पी डी डॉट कॉनकैट फंक्शन। तो ये तो हमारा कॉनकैट फंक्शन हो गया। इस कॉनकैट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे वो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मतलब कि वो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, जो ये कॉनकैट फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ पास होंगी, जैसे कि df1 और df2, ये मैंने लिख दिया। तो ये दोनों एक लिस्ट के अंदर पास करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप कॉन्कैट करते हो, दो चीज़ों को जोड़ते हो, तो वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन फंक्शन लगाते समय लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ पास होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इन्होंने तीन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ विजिबल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर तीन हमको ये दिए हुए हैं इन्होंने। एक मिनट, डेटा फ्रेम्स SD1, SD2, SD3, तीन डेटा फ्रेम्स हैं हमारे पास। तीनों डेटा फ्रेम्स में आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने उनको ज्वाइन करके बताया हुआ है। इस एग्जांपल में देखते हैं। एक SD4 नाम का डेटा फ्रेम बना रहे हैं ये, और इसको लिखा है pd.concat, और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट बनाई SD1 और SD2, ये एक लिस्ट बनाई है। अब जैसे ये लिस्ट बनाई तो ये होना क्या है, कॉन्कैट होना है। किनको कॉन्कैट होना है, तो SD1 और SD2 को कॉन्कैट होना है। तो जब ये कॉन्कैट होंगे तो ये अभी आपने कुछ पास नहीं करा, एक्सिस 1 एक्सिस 2 ऐसा कुछ पास नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये कॉन्कैट होंगे, मतलब कि कंबाइन होंगे और डिफॉल्ट कंबाइन होंगे। और जो डिफॉल्ट कंबाइन होते हैं वो क्या होता है, वो एक के नीचे एक दोनों को ज्वाइन कर देता है, अगर इनके नाम सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रो इंडेक्सेस आगे बढ़ा देगा वो। तो देखो SD1 जो है, ये आपका एक SD1 है, और ये आपका एक SD2 है। यहाँ पर देखो इंडेक्स है 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी इंडेक्स है 0 1 2 3 4। वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आईडी, यहाँ पर है 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट आईडी। जब आपने कंबाइन किया तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आईडी कैसी आई, 1 2 3 4 5 पहले वाले की आ गई, फिर 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8 अगले वाले की आ गई। मतलब इसने क्या किया, पहले ये पूरी वैल्यूज़ लिख दी, और उसके बाद ये वाला टेबल उसके साथ कॉन्कैट कर दिया। इन दोनों को उसने कॉन्कैट किया है, मतलब कि जोड़ा है। तो इस तरीके से कॉन्कैट फंक्शन बनाया जा सकता है। ये दो अलग अलग आपके डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करने के काम में आता है। इसको लिखने का तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या होगा, जो इंडेक्स है आपका 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, यहाँ पे देख रहे हो दोनों का अलग अलग इंडेक्स आ रहा है, तो ये इस इंडेक्स को इग्नोर कर देगा। ठीक, अभी तो क्या हो रहा है, अलग अलग इंडेक्स दे रहा है। इंडेक्स SD1 का अलग आ रहा है, इंडेक्स SD2 का अलग आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, फिर लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, मतलब दोनों के इंडेक्सेस ही अलग अलग काउंट कर रहा है।
अगर आप ऐसा लिख दें कॉमा लगाकर इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो अब क्या होगा, अब इंडेक्स इग्नोर हो जाएगा और इंडेक्स अब ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आएगा वो ऑटोमेटिक आएगा। ये तो हुआ एक तरीके का कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप इंडेक्स को इग्नोर करो तो कैसे लिखना पड़ेगा। तो आपको जब कभी आप इंडेक्स को इग्नोर करोगे तो आपका जो कोड है वो कोड सेम रहेगा। जैसे ये लिखा हुआ है sd3 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट कॉन्कैट फंक्शन, मतलब पांडास का फंक्शन है तो पी डी डॉट कॉन्कैट फंक्शन, और उसके अंदर जिन दोनों को ज्वाइन करना है वो दोनों के नाम, तो sd1 कॉमा sd2 बिकॉज वी नीड टू ज्वाइन sd1 एंड sd2, एंड देन कॉमा, और यहाँ पर कॉमा लगाकर इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल्स टू ट्रू। इस तरीके से हमको वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जब हम इस तरीके से वैल्यू पास करेंगे तब जाकर हमारा यहाँ पर ये इसको इग्नोर करेगा, जो ये आपने इंडेक्स लिखा है इस इंडेक्स को इग्नोर करेगा और इग्नोर करके ऑटोमेटिकली नए इंडेक्सेस अलॉट कर देगा। तो ये आप देख सकते हो नए इंडेक्सेस अलॉट हो गए हैं। अब पुराना जो आपके जो sd1 और sd2 दोनों के जो इंडेक्सेस थे, दोज इंडेक्सेस वोंट बी काउंटेड एंड न्यू इंडेक्सेस आर बीइंग क्रिएटेड। ये तो हुआ एक तरीका। मैंने आपको जैसे कि बोला डिफ़ॉल्ट तरीके से कॉन्कैट हुआ था, ये भी डिफ़ॉल्ट तरीके से कॉन्कैट हुआ था। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर इसने अभी तो रोज़ के अकॉर्डिंग कॉन्कैट कर दिया, ठीक है, अलग अलग रोज़ ऐड कर दी। ये पहले वाले टेबल की सारी रोज़ ऐड कर दी, दूसरे वाले टेबल की सारी रोज़ ऐड कर दी, और ये एक नया हमको एक डेटा फ्रेम बना दिया कॉन्कैट ने। बट आप चाहें तो कॉलम्स के बेसिस पर भी कॉन्कैट कर सकते हैं। अब जब कॉलम्स के बेसिस पर कॉन्कैट करना होगा तो ये जो दो लिखे हुए हैं इनको लिखने के बाद आपको लगाना होगा कॉमा, और कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 मतलब कि अब ये कॉलम्स को ध्यान देगा। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर अब रोज का फंडा नहीं है, अब यहाँ पर कॉलम्स ऐड हो रहे हैं अलग अलग, जैसे कि सब्जेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये पहले मेरे sd1 के कॉलम्स, फिर सब्जेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये मेरे दूसरे के कॉलम्स। तो इस तरीके से ये कॉलम्स के थ्रू भी ज्वाइन हो सकता है। उसके लिए आपको लिखना पड़ता है एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। इतना लिख देने से हमारा काम हो जाता है और वो कॉलम्स के फॉर्म में कनेक्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ थी कॉन्कैट के बारे में। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है ये भी क्या करता होगा, जॉइन करता होगा, जोड़ता होगा। कॉन्कैट फंक्शन तो देख लिया हमने, कॉन्कैट फंक्शन जॉइन कर रहा था। इसमें कौन कौन सी चीज़ थी, तो इग्नोर इंडेक्स एक चीज़ थी, और दूसरी चीज़ कौन सी थी, तो दूसरी चीज़ थी एक्सेस 1 और एक्सेस 0। एक्सेस 0 तो डिफ़ॉल्ट होती है, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक्सेस 1 लिखते हैं तो कॉलम्स के अकॉर्डिंग मर्जिंग होती है। और जब हम एक्सेस इज इक्वल्स टू 0 या कुछ भी नहीं लिखते हैं तो सारी रोज़ के अकॉर्डिंग मर्जिंग होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं एक तरीका तो देख लिया कि कॉन्कैट फंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अब अगला देखने जा रहे हैं जॉइन फंक्शन का यूज़ करके, हाउ यू कैन कंबाइन वेरियस डेटा फ्रेम्स यूजिंग जॉइन फंक्शन। तो जॉइन फंक्शन भी क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब ये क्या करता है तो देखो, द जॉइन मेथड इज यूज्ड बाय डेटा फ्रेम्स, बेसिकली क्रिएट्स अ न्यू डेटा फ्रेम from two data frames by joining their rows. Here it is important for you to understand what joining means. Joining of two data frame means creating a third data frame from the two data frames in one of the following ways, है ना। ये क्या करता है, ये दो डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन कर कर एक तीसरा नया डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर कर या हमको क्रिएट कर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ज्वाइन कितने तरीके से हो सकता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये df1 है, ये df2 है। df1 टेबल में क्या है, नेम है हरिणी, दवे, सिमरत और साकिब, और df2 में क्या है तो कॉम्पिटिटर्स है, कौन कौन है कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिशन्स हैं, तो कितने लिखे हैं 5 3 3। इंडेक्सेस पे ध्यान दो, इंडेक्सेस लिखे हैं 1 2 3 4, इंडेक्सेस लिखे हैं 1 3 7, मतलब कुछ इंडेक्सेस कॉमन है, कुछ इंडेक्सेस अनकॉमन है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो
अगर आपको इन दोनों डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आपको इन दोनों डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करना है, सो देयर आर मेनी वेज यूजिंग विच वी कैन ज्वाइन देम. Let us see what all ways are there for joining them using the join function. सबसे पहला, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं. सबसे पहला, take the rows having common indexes from both the data frames and create a new data frame from it. मतलब दोनों डेटा फ्रेम्स में से जो कॉमन इंडेक्सेस हैं, जैसे कि 1 और 3 है, यहां भी 1 और 3 है, तो दोनों डेटा फ्रेम्स में से जो भी कॉमन इंडेक्सेस हैं उन कॉमन इंडेक्सेस को ज्वाइन करके एक नया इंडेक्स क्रिएट होगा. ठीक है, उन दोनों इंडेक्सेस को ज्वाइन करके एक नया इंडेक्स, एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट होगा. तो ये वो नया डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. इस तरीके का जो ज्वाइन होता है जिसमें कि दो डेटा फ्रेम्स की कॉमन रोज को लेकर नया डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाता है, इस तरीके के ज्वाइन को बोलते हैं इनर ज्वाइन. नाम ध्यान रखना पड़ेंगे. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइन इज कॉल्ड इनर ज्वाइन वेयर both the data frames which have common indexes will be joined and a new data frame will be created. ये होता है इनर ज्वाइन. ये होता है डिफॉल्ट. आप अगर दो डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन में ही ज्वाइन होंगे. अगर आप इनर ज्वाइन में ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर आप लोगों को दूसरा ज्वाइन लगाना पड़ेगा. वो कैसे लगाते हैं वो अगले पेज पे हम सीखेंगे. पहला तरीका क्लियर हो गया, इनर ज्वाइन. कॉमन इंडेक्सेस ले लो, उनको ज्वाइन कर दो, नया डेटा फ्रेम बना दो, ये हो गया इनर ज्वाइन. अगले की तरफ बढ़ते हैं. टेक ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड ज्वाइन इट विथ ओनली दोज फ्रॉम द सेकेंड डेटा फ्रेम दैट हैव कॉमन इंडेक्सेस एज डेटा फ्रेम 1. ये देखो यहां पर क्या किया है. अब ये सेकेंड टाइप का ज्वाइन क्या बोल रहा है कि यू हैव टू टेक all the values from the first data frame and take only those values from the second data frame which are common from the first data frame. ठीक है, मतलब कि यहां पर कौन कौन कॉलम था, कॉलम्स कॉमन था, वो था 1 और 3. तो यहां के तो चारों आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे. और सेकंड में कौन कौन कॉमन था, 1 और 3 कॉमन था, तो यहाँ से 1 और 3 ले लेंगे. और अब ज्वाइन कर रहे थे तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में यहाँ पर 1 पे 5 लिखा आ जाएगा और 3 पे 5 लिखा आ जाएगा. 2 तो खाली है, 4 भी खाली है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा. मतलब यहाँ पर नैन वैल्यू रहेगी या मिसिंग वैल्यू रहेगी. आई होप ये ज्वाइन आपको क्लियर होगा. इस ज्वाइन में क्या किया है, लेफ्ट वाला जो आपका टेबल है, मतलब ये जो फर्स्ट टेबल है आपका, फर्स्ट डेटा फ्रेम जो है वो पूरा का पूरा लिया जाता है और सेकेंड डेटा फ्रेम में से सिर्फ वही वैल्यूज़ ली जाती हैं जो वैल्यूज़ कॉमन है फर्स्ट डेटा फ्रेम में. जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 कॉमन था, तो यहाँ पर 1 और 3 को ही यहाँ पर ज्वाइन किया और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी. दिस टाइप ऑफ ज्वाइन इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन. ठीक है, इसको लेफ्ट ज्वाइन कहा जाता है. लेफ्ट ज्वाइन में क्या हुआ, लेफ्ट वाला टेबल पूरा लिया और राइट वाले की सिर्फ कॉमन वैल्यूज़ ली, इसको बोला आपने लेफ्ट ज्वाइन. अगर मैं आपको बोलूं कि राइट ज्वाइन क्या होता है तो क्या आप बता पाओगे राइट ज्वाइन क्या होगा. तो राइट ज्वाइन में क्या होगा, राइट वाला डेटा फ्रेम पूरा लेंगे, मतलब कि 1 3 7 पूरा लेंगे और लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम की सिर्फ वो वैल्यूज लेंगे जो कि कॉमन है. तो ये राइट ज्वाइन कहलाएगा. तो यहाँ पर देखो टेबल कैसा बना जब राइट ज्वाइन लगाया. तब राइट ज्वाइन लगाने पर ये इस तरीके का टेबल बना. 1 3 7 कॉमन आया, तो ये देखो 1 3 7, क्योंकि राइट टाइप का ज्वाइन कर रहे हो तो राइट की तो सारी वैल्यूज आएंगी. 1 3 7 भी आएगा और 5 3 3 भी आएगा. तो 1 3 7 भी आया और यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन्स का 5 3 3 भी आया. अब यहाँ पर क्या होना था, जो लेफ्ट वाला जो टेबल था उसमें 1 3 7 की वैल्यू लिखनी थी. तो 1 की है हरिणी, 3 की है सिमरत, तो हरिणी और सिमरत तो लिख दिया, पर 7 की वैल्यू क्या है कि आपके पास नहीं है, तो वो ब्लैंक रहेगा. तो इस तरीके से ये राइट ज्वाइन होता है. आई होप आपको तीनों ज्वाइंस क्लियर होंगे.
पहला जॉइन वो जिसमें दोनों टेबल्स की कॉमन वैल्यूज ली जाती हैं, तो वो जो जॉइन बनता है, नया डेटा फ्रेम बनता है, उसको बोलते हैं हम इनर जॉइन। लेफ्ट डेटा फ्रेम पूरा और राइट डेटा फ्रेम की कॉमन वैल्यूज, सो दैट विल बी लेफ्ट जॉइन। राइट डेटा फ्रेम पूरा और लेफ्ट डेटा फ्रेम मतलब कि अनदर डेटा फ्रेम का सिर्फ कॉमन वैल्यूज, तो वो कहलाएगा राइट जॉइन। इस तरीके से ये हमने 3 जॉइंस देखे। आगे बढ़ते हैं, अगला जॉइन कौन सा होता है, तो इसको देखते हैं। टेक ऑल रोज फ्रॉम बोथ द डेटा फ्रेम्स एंड जॉइन देम। अब देखो सब देख लिया, कॉमन को ज्वाइन कर दिया, पहला पूरा ले लिया, दूसरा कॉमन ले लिया, दूसरा पूरा ले लिया, पहला कॉमन ले लिया, सब कर लिया। बस एक ही कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है जिसमें दोनों की पूरी वैल्यूज लेंगे। तो जिसमें दोनों की पूरी वैल्यूज को कंबाइन किया जाता है, उस तरीके के जॉइन को बोला जाता है आउटर जॉइन। ठीक है, जब दोनों डेटा फ्रेम्स की पूरी वैल्यूज को ज्वाइन कर दिया जाता है तो उसको आउटर जॉइन कहा जाता है। तो देखो यहां पर ये पूरी वैल्यूज 1 2 3 4, तो ये रही 1 2 3 4, और यहां पर 1 3 7, तो 1 3, ये 5 और 3, 1 और 3 का लिख दिया, और ये 7 वाला खाली है ना, क्योंकि 7 के सामने तो नाम है ही नहीं, तो 7 वाला खाली, और 7 का आपको कॉम्पिटिशन पता है, तो 3 उसके सामने लिखा हुआ, ये लास्ट लाइन में जो है ये वाला, सॉरी, ये यहाँ पर 7 आएगा पर 7 खाली है। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से आप जॉइंस क्रिएट कर सकते हो। ये तो आपको ये पता चला कि जॉइंस होते क्या हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब इन जॉइंस को पाइथन में कैसे यूज करें, तो पाइथन में यूज करने का तरीका ये लिखा हुआ है, डेटा फ्रेम 1 डॉट ज्वाइन फंक्शन, और ज्वाइन फंक्शन के ब्रैकेट में डेटा फ्रेम 2 का नाम। ठीक, और अगर सिर्फ इतना ही लिखोगे तो इनर ज्वाइन होगा, बट अगर कॉमा लगा के लिखते हो हाउ इज इक्वल टू, और यहां पर लिख देते हो लेफ्ट राइट इनर या आउटर, हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट, हाउ इज इक्वल्स टू राइट, हाउ इज इक्वल्स टू इनर, हाउ इज इक्वल्स टू आउटर, अगर ऐसी कोई वैल्यू और जोड़ देते हो तो वहां पर उस तरीके का जॉइन परफॉर्म हो जाएगा। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू देख के समझने की कोशिश करते हैं। चलो, ये हमारा डेटा फ्रेम है, यहां पर इसको समझते हैं हम। दे हैव यूज्ड दिस कोड df1 डॉट ज्वाइन फंक्शन, और ज्वाइन फंक्शन में पैरामीटर पास किया है df2, मतलब df1 में df2 को ज्वाइन करना है। क्या आपने कुछ हाउ फंक्शन लगाया? नहीं लगाया, तो डिफॉल्ट हमारा कौन सा होता है? डिफॉल्ट हमारा इनर होता है। तो आप देखोगे इनर फंक्शन यहां पर बाय डिफॉल्ट परफॉर्म हो गया। कैसे पता चला कि ये इनर फंक्शन ही है? तो देखो 1 2 3 4 पहले वाले कॉलम की सारी वैल्यूज, सेकेंड वाले कॉलम में 1 3 7 कॉमन था, पर कॉमन क्या है यहाँ पर 1 और 3, तो 1 और 3 की 2 वैल्यूज यहाँ पर आ गई। बची हुई वैल्यूज इसके पास नहीं थी, तो बचे हुए के लिए देखो इसने यहाँ पर नैन और नैन लिख दिया, मतलब वो मिसिंग है। तो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन होता है वो होता है इनर ज्वाइन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा ये सॉरी, ये जो ज्वाइन था, ये ज्वाइन में उसने क्या किया है, दोनों को ज्वाइन किया है, बस उनको खाली छोड़ दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट डेटा फ्रेम एंड ओनली कॉमन इंडेक्सेस टेकन फ्रॉम द राइट डेटा फ्रेम। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन फंक्शन जो होता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो होता है ज्वाइन फंक्शन, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट फंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, याद रखना, यहां मैं लिख देता हूं, डिफॉल्ट जो होता है वो होता है लेफ्ट ज्वाइन। बिल्कुल ध्यान रखना, मेरे से गलती हुई, आप मत करना। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ज्वाइन क्रिएट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट वाला पूरा लिया और राइट वाले की कॉमन वैल्यूज ले ली और बचे हुए को नैन नैन लिख दिया। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ज्वाइन होता है। अगर आपको इनर ज्वाइन बनाना होता तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता हाउ इज इक्वल्स टू इनर, कॉमा लगाकर आप ऐसा लिख देते हाउ इज इक्वल्स टू इनर। तो यहाँ पर हाउ इज इक्वल्स टू इनर लिखने पर आपको अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ दोनों टेबल्स की कॉमन वैल्यूज को ही यूज किया है।
ठीक। हाउ इज इक्वल्स टू आउटर करोगे तो दोनों टेबल्स की सारी वैल्यूज, ये देखो हाउ इज इक्वल्स टू आउटर, सारी वैल्यूज मतलब 1 2 3 4 7, 1 2 3 4 इसकी और 1 3 7 उसकी, और यहाँ 3 5 3 और 3 वैल्यूज थी, बची हुई वैल्यूज को नैन लिख दिया। तो इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। सेम विल गो फॉर द राइट, तो यहाँ पर हाउ इज इक्वल्स टू राइट ज्वाइन, तो राइट ज्वाइन किया तो राइट वाला 1 3 7 वाला पूरा का पूरा टेबल, और यहाँ पर एक वैल्यू 7 का नाम नहीं था लेफ्ट वाले टेबल में, तो वो नैन हो जाएगा, वो मिसिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से जॉइंस वर्क करते हैं। यहाँ पर उन्होंने जॉइन के लिए एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेमली न्यू डीएफ दैट स्टोर्स ऑल द रोज फ्रॉम df2 एंड ओनली द मैचिंग इंडेक्सेस फ्रॉम df1। समझो, df2 पूरा चाहिए, ठीक है, और df1 की सिर्फ और सिर्फ मैचिंग वैल्यूज चाहिए। समझना, अब क्या करना है, df2 पूरा चाहिए तो हम लिख देंगे df2 डॉट ज्वाइन फंक्शन, ठीक, और ब्रैकेट में लिख देंगे df1, df2 डॉट ज्वाइन फंक्शन ब्रैकेट में लिख दिया df1। df2 पूरा चाहिए था तो df2 को हमने पहले लिख दिया, और df1 में सिर्फ हमको क्या चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है इसको हमको लिखना पड़ेगा लेफ्ट ज्वाइन पे, ठीक, लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट ज्वाइन लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ही लेफ्ट ज्वाइन लगता है, तो आपने सिंपली इस तरीके से लिख दिया df2 की सारी वैल्यू और df1 की कॉमन वैल्यूज, तो ये इस तरीके से आउटपुट जनरेट कर देगा। सो दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड अस। आगे देखते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखा था कि, हाँ नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलो इसको देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम कॉल्ड ndf that stores only the matching indexes from df1 and df2। अब देखो, df1 और df2 के सिर्फ मैचिंग इंडेक्सेस लिखना है, मैचिंग इंडेक्सेस लिखना है, मतलब हाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाउ की वैल्यू हो जाएगी इनर। इनर क्या करता है, इनर दोनों टेबल्स के सिर्फ मैचिंग इंडेक्सेस को लिखता है ना, तो यहाँ पर हाउ की वैल्यू हो जाएगी इनर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने जो ये कोड लिखा है, इस कोड के अंदर इन्होंने एनडीएफ जो डेटा फ्रेम बनाना था वो सेल डीएफ df2 डॉट ज्वाइन और df1 की वैल्यू और कॉमा लगाकर लिख दिया हाउ इज इक्वल्स टू इनर। हाउ इज इक्वल्स टू इनर का मतलब सिंपली ये हो जाएगा कि आपको इनर ज्वाइन यहाँ पर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाइंस अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसा ही एक और छोटा सा कंसेप्ट और दिया हुआ है कि आप कॉलम्स पर भी इनको अप्लाई कर सकते हो। कॉलम्स पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक और अलग एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं ऑन एट्रीब्यूट, और ऑन एट्रीब्यूट के अंदर आपको जिस भी कॉलम के लिए ज्वाइन करना है उस कॉलम का नाम आपको लिखना होता है। तो आप जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो आपका एट्रीब्यूट वहाँ पर उसके थ्रू ज्वाइन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लगाया हुआ है df1 डॉट ज्वाइन और df2 और कॉमा ऑन इज इक्वल्स टू जो भी कॉलम का नाम आपको लिखना है वो। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने क्लियर की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है इन्होंने ऑन इज इक्वल्स टू PID। अब यहाँ पर ये एक टेबल है, यहाँ पर ये एक टेबल है, PID के बेसिस पर ज्वाइन करना था, तो PID यहाँ पर 2 4 6 ले लिए उसने PID, और बचा हुआ सारा का सारा उसने एज इट इज़ लिख दिया। बस इतना ध्यान रखना है कि ऑन कॉलम्स पे लगाना हो तो ऑन फंक्शन का यूज़ करना होता है। सिमिलरली जैसा हमने ये देखा कॉनकैट फंक्शन, ऐसा ही एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं मर्ज फंक्शन। हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली, हमने देख ली कॉनकैट, हमने देख लिया ज्वाइन, द थर्ड वन इज मर्ज। मर्ज इज अनदर टर्म दैट कैन बी यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करने के लिए मर्ज टर्म भी यूज होती है। मर्ज में भी सारा का सारा कंसेप्ट ज्वाइन जैसा ही होता है, लेफ्ट राइट इनर आउटर ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं, और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन फंक्शन की जगह मर्ज फंक्शन लगा देंगे। अब मर्ज फंक्शन कैसे लगता है तो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको इसको सॉरी बहुत पीछे आ गया मैं। यहाँ पर इसको जब आपको लगाना होता है, जब आपको अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए
एक मिनट मैं चले जाऊँ वाले पेज पर, पहले मिस हो गया, वो कहाँ चला गया। हाँ, आपको लिखना होता है pd डॉट मर्ज फंक्शन, और मर्ज फंक्शन के अंदर आपके जो भी डेटा फ्रेम्स है उनके नाम, df1 कॉमा df2, तो दोनों के नाम ब्रैकेट में लिख दोगे। जबकि ज्वाइन में क्या होता था, df1 डॉट ज्वाइन फंक्शन और फिर लिखते थे ब्रैकेट में df2। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिंपली क्या होता है, pd डॉट मर्ज फंक्शन और उसके अंदर ब्रैकेट में d1 और d2 जैसे आपके दो डेटा फ्रेम्स हैं, तो d1 डॉट d2 को ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये यहाँ पर इन्होंने इसको अप्लाई कर कर बताया है df1 df2 पर। कस्टमर आईडी यहाँ पर अगर आप ऑन इज इक्वल्स टू कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पर वो ज्वाइन कर देगा, तो कस्टमर आईडी के बेसिस पर ज्वाइन करेगा, तो आउटपुट यहाँ पर बताया हुआ है। और लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर हाउ इज इक्वल्स टू लेफ्ट लिख दोगे, जैसा ज्वाइन में लिखते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम होती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल नंबर 48, एग्जाम्पल नंबर 49 और एग्जाम्पल नंबर 50। ये तीन एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड हैं। अभी मैं आप लोगों को जस्ट इस क्लास के बाद आप लोगों को मैं ये तीनों स्क्रीनशॉट्स भेज रहा हूँ, जिसमें ये तीन फोटोज़ होंगी। एग्जाम्पल एक फ़ोटो होगी जिसमें एग्जाम्पल 48, 49 और 50 होगा। इन तीनों को आपको देखना है और समझना है, और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल अलॉन्ग विद दिस PDF। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स टॉट टुडे एंड अंडरस्टैंड, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कल की क्लास में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार आप लोग पूरा चैप्टर भी देख सकते हो, PDF आप लोगों के पास है। डाउट्स आप लोग पूछ लो, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो आपको अभी पेपर में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।